तो कहा नहीं जा सकता था कि उसकी भी मॉब लिंचिंग कर देते? ये तो वो एक शेरनी थी जो उसने मुकाबला किया। मुस्लिमों पर जो अटैक किए जा रहे हैं, ये जो है अटैक बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये देश सबका है। और अगर कोई भी संविधान के खिलाफ जाएगा तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे और हम ये लड़ाई लड़ेंगे। ड्रेस कोड को फॉलो करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिजाब के साथ अगर ड्रेस कोड किया जाता है तो कोई उसके अंदर परेशानी नहीं है। क्या हिजाब खाली मुस्लिम महिलाएं नहीं पहनती हैं, हिंदू महिलाएं भी हिजाब पहनती हैं। कि लगेगी आग तो आएंगे कई जद में, या मेरा ही मकान थोड़ी है। उनको तो सिर्फ ये सत्ता चाहिए, और सत्ता चाहने के लिए इससे बेहतरीन क्या है कि धर्म की अफीम पिला दो लोगों को। कर्नाटक के उड़ी से निकला हिजाब विवाद, जिसकी चिंगारी देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर पहुंच चुकी है, उसी चिंगारी राजस्थान के अंदर भी एंट्री कर चुकी है। और अभी 2 दिन पहले शुक्रवार को चाकसू उपखंड में 2 मुस्लिम बच्चियों को स्कूल प्रबंधन ने बाहर सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना हुआ था और वो स्कूल के अंदर पढ़ने गई थी। इसी के लिए आज हम नवाबों की नगरी टोंक के अंदर आए हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि हिजाब मुद्दे को लेकर, हिजाब का जो विवाद चल रहा है उसको लेकर यहाँ के जिम्मेदार लोगों का क्या कहना है। तो नवाबों की नगरी टोंक के अंदर हम मौजूद हैं आज, और यहाँ पर इसी प्रकरण को लेकर क्या ये हिजाब मुद्दा वास्तव में धर्म की आज़ादी को रोकता है या फिर कहीं ना कहीं इसे सियासत का रंग दिया जा रहा है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम जानते हैं यहाँ के मौजूद और जिम्मेदार लोगों से उनके बारे में कि उनका क्या कहना है। लेकर हमारे पास मौजूद हैं नेशनल माइनॉरिटी फोरम ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एडवोकेट सरताज अहमद। इनसे जानते हैं कि आखिर मुस्लिम धर्म में कुरान के आधार पर या भारतीय संविधान के आधार पर जो लड़की ने हिजाब पहना वो क्या गलत था या सही था, या किस तरह से संविधान इसकी इजाज़त देता है। इसके इतर इनका खुद का जो कुरान होता है, हर धर्म का अलग अलग एक मजहब होता है, उसके अंदर उसकी क्या मर्यादाएं होती हैं। तो विचार जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरताज अहमद एडवोकेट। सरताज जी, क्या कहना है आपका, जो पूरा मुद्दा इस तरह से गर्मा गया है, आज कर्नाटक से निकल के वो अलग अलग देश के हिस्सों में फैल रहा है और हमारे राजस्थान के अंदर भी इस चीज़ की एंट्री हो गई है, तो पूरा बताएं आपका क्या कहना है। मैं इस विषय में सब में पहले तो कर्नाटक में जो उड़ी में हुआ है बच्ची मुस्कान के साथ, कि वो हिजाब लगाकर वहाँ गई और उसके पीछे ऐसे लोग जो कि मैं नहीं समझता कि वो किसी धर्म से संबंधित होंगे। कारण ये है कि सनातन धर्म में स्पष्ट है कि जहाँ महिला का सम्मान होगा वहाँ देवताओं का वास होगा। तो इससे स्पष्ट है कि वो सनातन धर्म से तो संबंधित ना होंगे। वो विकृत मानसिकता के लोग हैं जो कि एक मासूम बच्ची के पीछे 70-80 लोग पीछे लग गए, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो कि इस देश का एक बहुत बड़ा आदर्श व्यक्तित्व है और जिसको भगवान माना जाता है, उसका नाम लेकर गुंडागर्दी करना मेरे परे समझ से बाहर है कि कोई धर्म अपने भगवान का नाम लेकर गुंडागर्दी करने का इजाज़त नहीं देता। और उन्होंने उसको खदेड़ा और श्री राम के नारे लगाए। तब मुस्कान ने अल्लाह अकबर का जो नारा लगाया है, अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। उसने उसको बताया है कि अल्लाह हम सबसे बड़ा है और वो हमारी मदद करने वाला है। लोग सवाल उठा रहे हैं ना कि भाई जब वो श्री राम का नारा लगाए थे, मुस्कान ने भी जो अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तो उसने उस बड़े जिसको बड़ा समझते हैं अल्लाह को, उससे उसने मदद मांगी कि मेरे को मदद करें। तो क्या आपको सरदार जी लगता है कि उन लड़कों से बीबी मुस्कान जो लड़की थी उसकी क्या जान को खतरा था, या सिर्फ हिजाब पहनने देने से स्कूल से ही सिर्फ रोका था? क्या खतरा था उसकी जान को उन लड़कों? देखिए, कोई भी बात असंभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश में मॉब लिंचिंग भी हुई है, हमारे प्रदेश में राजस्थान में भी हुई है मॉब लिंचिंग।
तो कहा नहीं जा सकता था कि उसकी भी मॉब लिंचिंग कर देते? ये तो वो एक शेरनी थी जो उसने मुकाबला किया और उन इतने लोगों को जवाब दिया उसने। मैं आपको बताना चाहता हूं, चलिए ये तो कर्नाटक की बात है। चाकसू जो हमारे प्रदेश का और जयपुर के जिले का एक तहसील है, जहां पर 3 साल से हिजाब और बुर्का लगा के लड़कियां जा रही थी और वहां परसों जो है स्कूल प्रशासन ने रोका। तो भाई इन 3 साल में हिजाब और बुर्का आड़े नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये है कि इनकी वो जो मानसिक जो इनकी प्रवृत्ति विकृत हो गई है, ये इसका परिचय दे रहे हैं। इनका मकसद स्कूल में ड्रेस कोड और उससे नहीं है मकसद। इनका मकसद तो ये केवल मात्र हम यहाँ पर जो एक भाईचारा है हमारे देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो भाईचारा है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। 3 साल की जो बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 3 साल से ऐसा मुद्दा नहीं पनपा और अभी ये मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं आप इसको क्या यूपी की राजनीति से जोड़ना चाहते हैं क्या इसको? और अगर यूपी की राजनीति से जोड़ना चाहते हैं तो कर्नाटक में तो चुनाव नहीं है, तो फिर ये मुद्दा कर्नाटक से निकला था और क्यों इस तरह से फैल चुका है? उसका मुख्य कारण ये है कि यूपी में जो इन्होंने फैलाना चाहा, यूपी वालों ने नकार दिया, इन्हें पूरी तरीके से नकार दिया। और यहाँ तक हालत हुई है जो कि हम क्योंकि चैनल तो बता नहीं रहे, चैनल को तो ये खरीद रहे हुए हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है जिस तरीके से खदेड़ा जा रहा है इन नेताओं को और जूतों की मालाएं पहना जा रही हैं, तो इन्होंने देखा कि यहाँ हमारे बस की नहीं है, अन्य प्रदेशों में चलकर ऐसे हालात पैदा किए जाएं जिसके के असर हमारे इस चुनाव पे हो। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि कल हेमंत बिस्वा जो कि एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पे हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बात कही कि विपिन रावत जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक हुई और उसके लिए राहुल जी ने ये बात कही कि क्या प्रमाण है? तो क्या राहुल जी ये प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं कि उनका पिता कौन है? आप बताइए, ये कौन से संस्कार हैं? हमारे देश के तो संस्कार नहीं है कि हम किसी महिला के लिए ये शब्द इस्तेमाल करें कि कौन से पिता की औलाद है। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं तो कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मन की बात कहते हैं, जो विकास की बात कहते हैं, जो कहते हैं महिला पढ़ाओ महिला बचाओ, उन्हें ऐसे व्यक्ति का इस्तीफा ले लेना चाहिए जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता और ये इल्जाम लगाता है कि किसकी औलाद है। कौन बता सकता है? कौन इस पूरे मुल्क, क्या पूरे विश्व में कौन प्रमाण दे सकता है कि उसका पिता कौन है? बड़े अफसोस की बात है, आज हालात पूरे देश के इस तरीके से करे जा रहे हैं कि देश को ऐसी जगह लाके खड़ा किया जा रहा है कि जहां आज रहना दूभर हो गया। और खास तौर पर मुस्लिमों पर जो अटैक किए जा रहे हैं, ये जो है अटैक बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये देश सबका है, किसी एक धर्म का या किसी एक समुदाय का नहीं है। इसको आज़ाद कराने में सारे धर्म के लोगों ने, सबने लड़ाई लड़ी है। अशफाकुल्लाह ने भी लड़ी है, भगत सिंह जी ने भी लड़ी है, चंद्रशेखर जी ने भी लड़ी है, महात्मा गांधी जी ने भी लड़ी है, सरदार पटेल ने भी लड़ी है, नेहरू जी ने भी लड़ी है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी लड़ी है। तो इसका सबका योगदान है। तो ये देश सबका है, किसी जो है बीजेपी या किसी भी ऐसी संस्था का ये देश नहीं है कि वो अपने एजेंडे पर इस देश को चलाए। और हमारा जो संविधान है पूरे विश्व में एक ऐसा संविधान है जो कहीं का नहीं होगा। और अगर कोई भी संविधान के खिलाफ जाएगा तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे और हम ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो लड़ाई किसी भी मजहब के लोगों की हो, हम उनके साथ हैं अगर वो संविधान के खिलाफ किसी भी मजहब के लिए कोई बात कहता है। भारत देश को आज़ाद कराने में सारे धर्मों के लोगों का योगदान था और आज भारत देश किसी एक मजहब का नहीं है, एक धर्म का नहीं है। और जिस तरह से देश के अंदर में जिस तरह से अराजकता का माहौल जो पैदा किया जा रहा है और ऐसे हालातों में जो ये सब कुछ जो हो रहा है, जिस तरह से विवाद पैदा किए जा रहे हैं या राहुल गांधी से उसके पिता का प्रमाण पूछा जा रहा है, ये वाकई कहीं ना कहीं हो के इस देश को बर्बादी के, इस देश को नष्ट होने के कगार पर ले जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। और सरताज अहमद ने कहा है कि संविधान के खिलाफ कोई भी अगर जाएगा और उसमें अगर हमें किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के साथ
हमें खड़ा होना हो। जैसा कि हमारा देश आज़ाद हुआ था तब लोग खड़े थे, उसी तरह से हम भी उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन देश की बर्बादी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ हैं नेशनल माइनॉरिटी फोरम ऑफ इंडिया के सचिव मुमताज़ राही। मुमताज़ राही, आप बताएं कि अभी सरताज अहमद साहब ने भी जो कहा है और जो हिजाब का जो मुद्दा हुआ है कर्नाटक के अंदर, और जो अब यहाँ पे चाकसू में भी परसों 2-3 लड़कियों को बाहर किया गया था, तो क्या ड्रेस कोड अगर स्कूलों के अंदर है तो क्या उसको पालन करने में कहीं ना कहीं हो के धर्म आड़े आ रहा है, या फिर धर्म की वजह से पालन नहीं करने दिया जा रहा है, या फिर ये दूसरा एक इसको रंग दिया जा रहा है जिसे सियासी रंग कहते हैं? आपकी क्या मंशा है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर, आपकी ओपिनियन क्या है, क्या मानना चाहते हैं? हिजाब का मामला वास्तविक रूप से एक भ्रमित करने वाला मामला है। मैं इस मामले में यही कहूँगा कि हमें संविधान ने ये राइट दिया हुआ है कि हम संविधान के अनुरूप धार्मिक स्वतंत्रता, खाने पीने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रताएं हमें दी हुई हैं उनका हम उपयोग करें। हिजाब क्योंकि हमारा धार्मिक स्वतंत्रता वाला मामला है, इसलिए इस मामले के अंदर किसी भी तरीके का अगर कोई भी ऐसा नियम जो बनाया जाता है जो संविधान के विरुद्ध हो तो वो नल एंड वाइट कहलाता है। कोई सा भी ऐसा एक्ट जो संविधान के अगेंस्ट हो वो नल एंड वाइट कहलाया जाता है। अगर कर्नाटक सरकार ने भी इस तरीके का कोई सा भी वहाँ पे एक्ट पास किया है तो वो गलत है। अगर कोई स्कूल भी इस तरीके का कोई एक्ट पास करता है तो वो गलत है, क्योंकि संविधान सबसे मूल चीज़ है और संविधान के अनुरूप ही चलने का वायदा जो है वो मतलब राष्ट्र को दिया है संविधान ने। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था वो सभी धर्मों की रक्षा करने के लिए बनाया था। जहाँ तक अभी जो हिजाब का जो मामला कर्नाटक के अंदर हुआ वो एक्चुअली क्या है, वो राजस्थान के अंदर भी आ चुका है। जी हाँ, राजस्थान के अंदर भी आ चुका है, वो भी गलत है, क्योंकि राजस्थान में 3 साल से जो बच्चियाँ चाकसू के अंदर पढ़ रही थी हिजाब और बुर्का पहन के जा रही थी, लेकिन उन्होंने अभी रोका गया। लेकिन कर्नाटक के मामले के अंदर एक अजीब पहलू है कि वहाँ पे एक अकेली मुस्कान को जो है काफ़ी लोगों ने घेरा और उसे प्रताड़ित किया। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि वहीं के प्रिंसिपल और वहाँ के जो स्टाफ था वो उस लड़की के साथ खड़ा हुआ था। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो बाहर के लोग थे वो स्कूल के या कॉलेज के लोग नहीं थे, उसमें कुछ लोग शायद स्कूल के भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि इससे साफ जाहिर है कि बाहर के लोगों ने आकर उस स्कूल का माहौल ख़राब करा। और जो लोग जिस तरीके की उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे थे या जिस तरीके की वो नारेबाजी कर रहे थे, वो ऐसा लगता है कि किसी विशेष पार्टी के थे और उनका मकसद ये था कि किसी भी तरीके का जो है माहौल ऐसा पैदा कर दिया जाए कि जो यूपी के अंदर इलेक्शन हो रहा है उसका असर वहाँ पर पड़े। लेकिन उस महिला ने मतलब बहुत अच्छी तरीके से उस मामले को टैकल किया। मैं जहाँ तक हिजाब का मामला है, मैं आपको एक बात बता दूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स के अंदर भी हिजाब अलाउड है। यहाँ तक कि बास्केटबॉल की टीम उसके अंदर बाकायदा हिजाब पहन के जो है अलाउ कर दिया गया है। फुटबॉल की टीम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक के अंदर बाकायदा हिजाब पहन के महिलाओं को अलाउड कर दिया गया है। इसी तरीके से तलवारबाजी की टीम जो उसमें भी ईरान वगैरह की जो बच्चियाँ आती हैं उनको बाकायदा जो हिजाब पहन के जो है अलाउ कर दिया गया है। यहाँ तक कि कई सिविल जज इंडिया के अंदर भी ऐसी हैं जो हिजाब पहन के बाकायदा जजमेंट करते हैं। यही नहीं, अमेरिका के अंदर भी कई सेक्रेटरीज ऐसे हैं जो मुस्लिम महिलाएं हैं और जो बाकायदा हिजाब पहन के जो बाकायदा ऑफिस को कंडक्ट करती हैं। तो ये हिजाब का अगर मैं ये मानूं कि अगर ड्रेस कोड का भी मामला है तो ड्रेस कोड के मामले के अंदर हिजाब से तो किसी तरीके की परेशानी नहीं है। हिजाब से ड्रेस कोड कहाँ डिस्टर्ब हो रहा है? आप जिस तरीके से सिविल कोड है, अपन की सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, मिलिट्री वगैरह है या अपन के पुलिस वगैरह है, इसके अंदर जितने भी सरदार हैं बाकायदा जो है पगड़ी पहन के जाते हैं, तो उनको किस तरीके का रोक टोक है, उन पर किस तरीके का रोक टोक नहीं है। जो ड्रेस कोड है कि उसको फॉलो करने में कहीं ना कोई आपत्ति होती है या नहीं होती है? नहीं, ड्रेस कोड को फॉलो करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिजाब के साथ अगर ड्रेस कोड किया जाता है तो कोई उसके अंदर परेशानी नहीं है। लेकिन ये किसी भी तरीके के किसी भी धर्म पे
एक तरीके से ये टारगेट बना के उसके साथ खास तौर से जो है एक तरीके का तुष्टिकरण की नीति अपनाई जाए, वो सही नहीं है। हमें क्या है कि क्या खाएं, क्या पहनना है, क्या किस तरीके से रहना है, हमें क्या कपड़े पहनना है, हमें ये क्या है कि हमारे जो है हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं, हमारे आर्टिकल जो संविधान के अंदर दे रखे हैं, उसके हिसाब से हमें स्वतंत्रता है, तो हमें हमारी स्वतंत्रता बाधित करने का तो कोई मामला ही नहीं है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरीके का माहौल क्रिएट करके इन चीज़ों को लागू करने की कोशिश की जा रही है, उस पर हमें आपत्ति है। अगर किसी भी तरीके की इस तरीके की चीज़ें जारी रहेंगी तो हम उसका जो है हर तरीके से विरोध करेंगे, और संविधान के खिलाफ कोई भी लोग अगर खड़े होंगे, संविधान के खिलाफ कोई सी भी चीज़ें होंगी, उसके भी खिलाफ हम खड़े रहेंगे। संविधान की रक्षा करने के लिए हम तत्पर रहेंगे और कोशिश करेंगे कि संविधान की रक्षा हो। और ये जो आड़ लेके लोग अपने विकास के मुद्दों पे को छुपाना चाहते हैं, बेरोजगारी के मुद्दों को छुपाना चाहते हैं, किसानों के जिस तरीके से जो है 700 आदमी मरे उन मुद्दों को छुपाना चाहते हैं, या जो भी नाकामियां हैं उस तरीके से छुपाना चाहते हैं, जो भी जीडीपी जो देश की जो है वो धरातल पे जा रही है उसको छुपाना चाहते हैं। ये सारे के सारे मुद्दे छुपाकर एक तरीके से धार्मिक उन्माद पैदा करके जिस तरीके से देश का माहौल बनाया जा रहा है वो बहुत ही गलत है, और मैं समझता हूँ कि ये देश को बर्बाद करने की तरफ एक कदम है। और ये इस मामले के अंदर जनता को बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, पब्लिक को साथ आना चाहिए। आप देखेंगे कि हिजाब खाली मुस्लिम महिलाएं नहीं पहनती हैं, हिंदू महिलाएं भी हिजाब पहनती हैं। आपने कई बार आपने देखा होगा मोटरसाइकिलों पे, बाइकों पे मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ हिंदू महिलाएं भी हिजाब पहन के जाती हैं। वो समझती हैं कि हमारे हिजाब पहनने से हमारी रक्षा है, हमारे अंगों का प्रदर्शन से जिस तरीके के उत्तेजना फैलने वाली चीज़ें हैं उससे रुकावट खाली ये हिजाब और ये बुर्का ही दे सकता है। क्योंकि अगर आप जो है अब ऐसे वस्त्र पहन के जो समाज के अंदर जाएंगे जिससे कि आपके अंगों की प्रदर्शनी होगी, उससे उत्तेजना फैलेगी, उसके साथ जो है बलात्कार जैसी चीज़ों की जो घटनाएं वो बढ़ती जाएंगी। इसलिए हिजाब और बुर्का उत्तेजना को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, और कुरान ने इसीलिए इस चीज़ को जो है मुसलमानों पर लागू किया है और ये कहा है कि जब लड़की बालिग हो जाए तो उसे जो है हिजाब और इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसके अंगों का किसी तरीके से प्रदर्शन नहीं हो। बल्कि यही नहीं, उसने तो मर्दों को भी ये कुरान ने हुक्म दिया है कि आप अगर किसी महिला से बात करें तो अपनी नज़रें नीची रखें। ये इसीलिए ताकि उसकी नज़रें जो है उस महिला के बदन पर नहीं पड़ें और वो उत्तेजित नहीं हो, और उत्तेजित होकर कोई ऐसा कांड नहीं कर दे जो कि जो है इस्लाम के खिलाफ हो। ड्रेस कोड को फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिजाब के साथ भी ड्रेस कोड को फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जैसा कि मुमताज़ राही का मानना है। अब हमारे साथ नेशनल माइनॉरिटी फोरम ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइज़र एडवोकेट रईस अहमद है। एडवोकेट रईस अहमद वकालत का काम भी करते हैं और कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं। इनसे जानते हैं कि अभी इन लोगों ने अभी कहा है कि कहीं ना कहीं होके विवाद हिजाब का, नकाब का या बुर्के का नहीं है, कहीं ना कहीं होके इसको एक सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हैं या जब भी चुनाव आते हैं तब ऐसा काम किया जाता है। और अगर इस तरह से देश के साथ खिलवाड़ कोई करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब क्या आपको लगता है कि कर्नाटक में जो हिजाब का मुद्दा पनपा था और वो राजस्थान के अंदर आया है, तो क्या ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए आया है या चुनावी सियासत को देखते हुए यहाँ पर लाया गया है? क्या मानना है आपका? देखिए, मैं अपनी बात शुरू एक शेर से करूँगा कि लगेगी आग तो आएंगे कई जद में, यह मेरा ही मकान थोड़ी है। तो असल मुद्दा यह है कि कहीं ना कहीं हिजाब, 3 तलाक, CA, NRC, मॉब लिंचिंग, मंदिर मस्जिद, इन मुद्दों को जो धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा करते हैं उनको ला करके पर्टिकुलर तबके के लोग, पर्टिकुलर विचारधारा के लोग हमेशा शासन करना चाहते हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, इस हिंदुस्तान की सरजमी में कई लोग आए, शासन किया और चले गए।
मुगल काल के अंदर भी जिस खूबसूरती से शासन किया गया उसको हम नकार नहीं सकते। आज जितनी भी अच्छी अच्छी इमारतें हम देखते हैं और अच्छी अच्छी जो शिक्षाएं देखते हैं वो मुगल काल की देन है। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के टाइम का भी हमने इतिहास देखा है कि किस तरह से उन्होंने नफरत की सियासत की और आखिरकार हमारे देश के टुकड़े हो गए। यहाँ मुगल काल से पहले के भी हम शासन देखते थे तो हमने देखा है कि कुछ जातियों को बहुत दबा कुचल कर रखा जाता था, दलितों को, आदिवासियों को, मूल निवासियों को। उस वक्त के दौर में जब यहाँ के राजा या जो जमींदार लोग होते थे और अपना वर्चस्व रखते थे, वो नीचे की जो जाति होती थी उन लोगों को इस तरह से दबा कुचला कर रखते थे कि हम बता नहीं सकते थे। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ, इतिहास जब पढ़ता हूँ तो जो औरतें अपना तन ढकती थी उनसे टैक्स लिया जाता था कि आप अगर अपना तन ढकोगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी में से एक टैक्स का नाम था स्तन टैक्स। आज जो बात हिजाब की आ रही है तो मैं यहाँ पर स्तन टैक्स की बात यूँ करूँगा कि जो औरत का अंग होता था, जो गुप्त रखा जाता था, जिसको ढकना चाहिए था, उस तन को तभी ढक सकते थे जब आप टैक्स दे सकते तो यहाँ की वो वीरंगना है, उन्होंने अपना स्तन तक काट दिया कि भाई ये एक औरतों के खिलाफ कानून है। जब आप इस तरह के घटिया कानून लागू कर देंगे तो औरतें अपनी इज्जत कैसे रख पाएंगी। वही चीज़ आज देखने में आ रही है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हमारे राजस्थान में चाकसू हो। आप वकील हैं, कोई कानून संविधान के तहत पारित होता है और उसका बिल लाया जाता है, तो आप एक वकील होने के नाते किसी भी कानून को क्या घटिया कह सकते हैं? घटिया होते हैं कानून? मैं आज के कानून की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस वक्त के कानून की बात कर रहा हूं जो एक स्तन को ढकने के लिए टैक्स ले ले तो वो अगर कानून आज भी लागू हो तो मेरी नज़र में वो घटिया ही कहलाएगा। यहाँ पर जहाँ तक मैं हिंदुस्तान का कानून की बात कर रहा हूँ तो हमारा जो संविधान है वो तो सबसे खूबसूरत संविधान है। इंटरनेशनल स्तर पे अगर हम देखें तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जिन महापुरुषों ने मिलकर के बनाया है, बाबा भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें हर धर्म हर जाति के लोगों को बराबरी का अधिकार है। अपने धर्म के हिसाब से अपनी आस्था को, अपनी इबादत गाहों में जाने का अधिकार है। ये जो शिक्षा के मंदिर है, स्कूल है, हमारी इबादत गाह ही तो है। वो इबादत गाहों में हमारे शिक्षा लेने के लिए क्या हम बेशर्म होके जाएंगे, बेअदब होके जाएंगे? क्या हम अपना सर ढक के नहीं जाएंगे? तो संविधान ने जब आज़ादी का अधिकार दिया हुआ है और बराबरी से सबको अधिकार दिया है पहनने का, खाने का, तो फिर हिजाब पहन के एक लड़की स्कूल में जाती है तो फिर उस चीज को इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका मकसद सिर्फ यही है कि ये मुद्दों से भटकाने वाली बात है। कौन से मुद्दे? जैसे असल मुद्दे कौन? जो असल मुद्दे हैं, आज भी मेरे को तो अफसोस होता है कि भारत देश के लिए जो असल मुद्दे हैं, आज देखिए करोड़ों करोड़ों बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको सही तरह से रोजगार नहीं मिल रहा, कहीं इंडस्ट्री नहीं है। 3 साल से हम कोरोना काल में फंसे हुए हैं, लोगों को भूख प्यास की जरूरत है, भूख से आज़ादी की जरूरत है, उस पर कोई बात नहीं करता। उनको तो सिर्फ ये सत्ता चाहिए और सत्ता चाहने के लिए इससे बेहतरीन क्या है कि धर्म की अफीम पिला दो लोगों को और उस धर्म की अफीम पी करके लोग इतने मदमस्त हो जाए कि उनको कोई रोजगार की जरूरत नहीं पड़े, कोई विकास की जरूरत नहीं पड़े। उनको तो बस मंदिर, मस्जिद, हिजाब, 3 तलाक और मॉब लिंचिंग के मुद्दों पर ही अपनी जीत हार नजर आए और अपना शासन पाले। तो ये चीज़ हमें जनता को देखना चाहिए कि किस तरह से हमें ऐसे अंध जो शासित लोग, शासक बैठे हैं, इनको कैसे इससे उखाड़ फेंकना है, अपनी सिस्टम से कैसे बाहर करना है, वो असल मुद्दे पे आना चाहिए। इस तरह की धर्म की अफीम के आधार पे जो लोग आस्था के सवाल के मामले में लोगों को बहकाते बरगलाते हैं, बहुत जल्द, मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर है वो देर, लेकिन 2, 4, 5 साल में ऐसा टाइम आ जाएगा कि इनको, इस ऐसे लोगों के शासन को लोग यहाँ के उखाड़ फेंकेंगे। मुद्दों की बात नहीं की जा रही है, विकास के मुद्दों की बात नहीं की जा रही है, एजुकेशन की बात नहीं की जा रही है, महंगाई की बात नहीं की जा रही है, और बात अगर की जा रही है तो लोगों को धर्म की अफीम चटाई जा रही है, जिससे कि वास्तविक मुद्दों से लोग भटक जाएं। और ऐसा हमारे देश की सियासी गलियारों में हो रहा है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन पिछले कुछ सालों से देश का माहौल कुछ ज़्यादा ही खराब हो रहा है, जैसा कि यहाँ के टॉक के लोगों का भी यहाँ पर कहना है। अभी हमने उनसे बात की है तो
और कर्नाटक से उपजे उड्डी से उपजे हिजाब विवाद मामले को जिस प्रकार से तूल दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं होके राजनीतिक रंगत के चलते दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। संविधान के तहत हर धर्म के, हर समाज के लोगों को उनका खाने का अधिकार है, उनको पहनने का अधिकार है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में महिलाएं घूंघट भी ओढ़ती हैं, चुन्नियाँ भी ओढ़ती हैं, साड़ी भी पहनती हैं, इसी तरह से मुस्लिम मजहब में भी हिजाब पहनने की आज़ादी है, बुर्का पहनने की आज़ादी है। तो फिर आखिर इसको इस तरह से तूल क्यों दिया जा रहा है? कर्नाटक से निकली आग को क्यों देश के अलग अलग राज्यों में उसको फैलाया जा रहा है? इसके पीछे कहीं ना कहीं होके मंशा कुछ और ही है। सहयोगी पवन कुमार के साथ टॉक से इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।